मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, अर्थात जनन प्रक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है। इसमें सबसे पहले जीवन अवधि क्या होती है। जीवन अवधि, कोई भी जीव जन्म से लगा करके उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है, वह जीवन अवधि कहलाती है। इस जीवन अवधि के अंतर्गत परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन अर्थात विकास भी होता है। इस जीवन अवधि के अंतर्गत वयस्क भी होता है, जनन प्रक्रिया भी होती है और नए जीव की उत्पत्ति भी होती है। तो जीव जब जन्म लेता है तो परिवर्तन होता है, वयस्क होता है, जनन प्रक्रिया होती है, नया जीव का निर्माण भी होता है। तो एक जीव के जन्म से लगाकर उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु होती है वह कहलाती है जीवन अवधि। हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर कुल 14 जीव हैं और उस जीवों की अनुमानित अवधि कुछ दे रखी है। 14 जीव हैं। 14 जीव में से 5 जीव की अवधि दे रखी है और 9 जीव की अवधि नहीं दे रखी है। जैसे हाथी की जीवन अवधि होती है 60 से 75 वर्ष। गुलाब का जो फूल होता है उसकी जीवन अवधि लगभग होती है 10 वर्ष। कुत्ते की जो जीवन अवधि होती है वह लगभग होती है 25 वर्ष। केले की जो जीवन अवधि वह भी लगभग 25 वर्ष होती है। इसके बाद धान मतलब चावल की जो जीवन अवधि होती है वह होती है 4 महीना। नेक्स्ट इसके बाद में है अगली गाय की जो जीवन अवधि होती है वह होती है 25 वर्ष। गाय के बाद में घोड़े की जीवन अवधि होती है 50 वर्ष। फिर उसके बाद में मधुमक्खी की जीवन अवधि होती है 1 महीना। और लास्ट में बरगद की जीवन अवधि होती है 200 वर्ष। तो इस प्रकार से 9 जीव हैं जो अपनी बुक्स के अंदर उसकी अनुमानित अवधि नहीं दे रखी है। तो ये अनुमानित अवधि है जो आप नोट कर लीजिए। कुछ बातें नोट कर लीजिए। पहला है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था और लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी का निर्माण हुआ और लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के पूर्वज पृथ्वी पर आए जो कपि जैसे थे। अतः प्रजनन एक वह प्रक्रिया है जो अपने समान ही एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। यानी कि 1,70,00,000 से अधिक जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, जिसमें कई जंतु हैं, पादप हैं, सूक्ष्म जीव हैं, शैवाल हैं। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के वैसे आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। इसके अंदर दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है।
दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। नर के द्वारा जो प्राप्त होता है वह होता है शुक्राणु और मादा के द्वारा जो प्राप्त होता है वह होता है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों के संलयन से यानी कि निषेचन से, संलयन से युग्म नज का निर्माण होता है और इससे युग्मकों का निर्माण होता है और इसी युग्मकों से फिर शिशु का निर्माण होता है। तो ये एक लैंगिक विधि है। दूसरी एक और विधि है जिसको कहते हैं अलैंगिक विधि। अलैंगिक विधि के अंदर केवल एक जनक की ही आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है। इनमें संतान में विभिन्नता नहीं होती है। जो संतान होती है उस संतान के अंदर विभिन्नता नहीं होती है। इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं, जैसे कि नंबर 1 खंडन, नंबर 2 विखंडन, नंबर 3 पुनरुद्भवन, नंबर 4 कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, नंबर 5 बीजाणु जनन या बीजाणु समासंग, और नंबर 6 मुकुलन। तो ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, खंडन, विखंडन, कायिक जनन, बीजाणु समासन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। तो हम इस प्रकार से एक एक विधियों को हम पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की पहली विधि है विखंडन। विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा अर्थात विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीवों की शारीरिक रचना अधिक संगठित होती है, जैसे कालाजार के रोगाणु, लेशमानिया के कोशिका के सिरे के कोड़े के समान उसकी संरचना होती है। अर्थात विखंडन के अंदर एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव है। उस एक कोशिकीय जीव के अंदर विखंडन से एक से द्विखंडन होता है। द्विखंडन जैसे कि यूग्लिना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, इनके अंदर बहुखंडन भी होता है। बहुखंडन, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। बहुखंडन, बहुखंडन प्लाज्मोडियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये एक मलेरिया परजीवी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, कालाजार के रोगाणु होते हैं। लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। तो ये एक विधि है एक कोशिकीय जीवों से। दूसरी विधि होगी विखंडन के बाद खंडन। खंडन स्पाइरोगाइरा जैसे जीवाणु, स्पाइरोगाइरा, खंडन स्पाइरोगाइरा जैसे जीवाणुओं के अंदर यह खंडन होता है। बहुकोशिकीय जीवों की एक जनन सरल विधि इसके अंदर कार्य करती है। इसमें स्पाइरोगाइरा के छोटे छोटे टुकड़े को, स्पाइरोगाइरा होता है, स्पाइरोगाइरा के छोटे छोटे अगर टुकड़े कर दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़ा अपने समान ही नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। स्पाइरोगाइरा या दूसरा एक और उदाहरण है यूलोथ्रिक्स, ये अपने समान ही नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, उसे कहते हैं खंडन। अलैंगिक जनन की अगली विधि है
पुनरुद्भवन यानी पूर्ण जनन। हाइड्रा या प्लेनेरिया, हाइड्रा हो या दूसरा एक और जीव प्लेनेरिया। हाइड्रा या प्लेनेरिया जैसे जीवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा अपने समान ही एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्भवन मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा अपने समान ही एक नए जीव के अंदर विकसित हो रहा है। प्रत्येक टुकड़ा अपने समान ही ये धीरे धीरे विकसित होकर के अपने समान ही एक नए जीव बना लेता है। इसी को ही कहते हैं पुनरुद्भवन। ये प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्भवन है। पुनरुद्भवन। नेक्स्ट अलैंगिक जनन की अगली विधि है मुकुलन। मुकुलन हाइड्रा। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पूर्ण जनन की क्षमता करने वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। उभार या मुकुल, एक उभार पर उभार या मुकुल विकसित हो जाता है। ये उभार या मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। धीरे धीरे यही उभार जो है पूर्ण विकसित होकर एक नए जीव में बदल जाता है, एक उभार या मुकुल। तो यह है अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि। अलैंगिक जनन की अगली विधि है कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें से कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, जड़, तना और पत्तियों के अंदर उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया पौधा बनता है, एक नया पौधा बनता है। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे की क्षमता का उपयोग जनन विधि के रूप में करते हैं। इसके अंदर जनन विधि के रूप में पर्तन विधि काम में लेते हैं, कलम विधि काम में लेते हैं, रोपण विधि काम में लेते हैं। तो पर्तन, कलम और रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके अलावा इस कायिक जनन विधि का उपयोग गन्ना, गुलाब, अंगूर में कायिक जनन विधि का प्रयोग किया जाता है। कायिक प्रवर्धन के द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे उन पौधों के उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इसमें सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। इसी प्रकार ब्रायोफिलम की पत्ती, ब्रायोफिलम की पत्ती की जो कोर है, कोर पर कुछ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये कोर पर कुछ कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं या कसस्त कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो मृदा में गिर जाती हैं तथा एक नए पौधे को विकसित कर देती हैं। ये मृदा में गिरने के बाद में एक नए पौधे को विकसित कर देती हैं। तो ब्रायोफिलम की पत्ती के अंदर भी कायिक प्रजनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन की अगली विधि है बीजाणु जनन या बीजाणु समासन। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में एक विशिष्ट जनन संरचना पाई जाती है, जनन संरचना पाई जाती है। जैसे कि ब्रेड पर धागे के समान, ब्रेड है, ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हो जाती हैं। वह एक राइजोपस का कवक जाल है, राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है परंतु
ऊर्ध्व तंतु पर कुछ सूक्ष्म गोल जनन संरचनाएं भाग लेती हैं। ये जनन के भाग नहीं है, पर ऊर्ध्व तंतु पर कुछ सूक्ष्म गोल जनन के भाग इसमें भाग लेते हैं। इसके अंदर ये बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु पाए जाते हैं। ये कुछ बीजाणुधानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर हमारी रक्षा करती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी रक्षा करती हैं और नम सतह के संपर्क में आने पर यह वृद्धि करती हैं। नम सतह के बीजाणु जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं। बीजाणु जनन एक तरह से देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चल बीजाणु और दूसरे जो प्रकार हैं वह है अचल बीजाणु। चल बीजाणु और अचल बीजाणु, ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। चल बीजाणु यानी कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये एक हरित शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। ये रहा क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर खूब सारे ये इसकी कशाभिकाएं ज्यादा होने पर, फटने पर ये तैरने लगते हैं। ये एक प्रकार का क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल है। ये चल बीजाणु है। और अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर ये पेनिसिलियम एक कवक होती है। इसके शीर्ष के ऊपर कोनिडिया, इस पेनिसिलियम के शीर्ष के ऊपर एक कोनिडिया होता है। कोनिडिया ये पेनिसिलियम कवक सबसे पहले खोजा गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। पेनिसिलियम नोटेटम जाति से इसको खोजा गया था। और कब खोजा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। याद रखना, पेनिसिलियम ये कवक है, पेनिसिलियम कवक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम जाति से खोजा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इसके शीर्ष के ऊपर कोनिडिया है। यह अचल बीजाणु है। तो बीजाणु जनन चल बीजाणु और अचल बीजाणु, तो सिर्फ कोनिडिया ये फिर गति करने लगते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन के बाद जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, कई जीव जो होते हैं वह एक लिंगी होते हैं और कई होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी के अंदर नर और मादा दोनों होते हैं, अर्थात लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता होती है। यानी कि आप ये नोट कर लीजिए कि जंतु जो होते हैं वह द्विलिंगी होते हैं और पादप जो होते हैं वह कहलाते हैं उभयलिंगी। पादप जो होते हैं वह उभयलिंगी कहलाते हैं। जैसे कि मैं एक चित्र बना रहा हूं। इस चित्र में सबसे नीचे ये अंडाशय वाला पोर्शन, अंडाशय, इससे ये एक बाहर निकल रही है पतली वर्तिका से ये ऊपर वर्तिकाग्र और इसी से ही एक परागकोश बाहर निकलता हुआ परागकोश। ये है परागकोश और इस परागकोश के अंदर ही बनते हैं परागकण। ये है अंडाशय,
अंडाशय, अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं और बीजांड के अंदर ही अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका होती है। तो जब पराग कोश के अंदर पराग कण बनते हैं तो यही पराग कण इस वर्तिकाग्र से संयुग्मन हो जाए, इस पराग कण का परागण इस वर्तिकाग्र से हो जाता है। यानी कि जो परागण है ये एक नर युग्मोद्भिद है, नर युग्मोद्भिद है। वह संरचना जिसमें नर युग्मक होते हैं, ये नर युग्मक है तो इसको नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। ये नर युग्मक है, उसे नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। तो ये परागण की क्रिया परागकण इस वर्तिका के ऊपर करते हैं। अर्थात जो जंतु होते हैं वह जंतु एकल लिंगी होते हैं, जंतु एकल लिंगी कहलाते हैं। जैसे हम और पादपों के अंदर इसी प्रकार से एकल लिंगाश्रयी, एकल लिंगाश्रयी, एकल लिंगाश्रयी यानी पादप एक लिंगी हो तो एकल लिंगाश्रयी होते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, आवृतबीजी अर्थात एंजियोस्पर्म के अंदर जननांग इस तरह से पुष्प के अंदर व्यवस्थित होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय। और पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर, पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से एक जननांग उपस्थित होता है तो वह पुष्प एक लिंगी कहलाता है, एक लिंगी। जैसे पपीता, तरबूज। पपीता एक लिंगी है, तरबूज एक लिंगी है। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो वह कहलाता है उभयलिंगी, उभयलिंगी। जैसे गुड़हल, सरसों। गुड़हल और सरसों उभयलिंगी हैं, उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पुंकेसर नरजन्नांग है जो परागकण बनाता है, पीले कलर के होते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर, स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में व्यवस्थित होता है। ये पुष्प का मादा जननांग वाला भाग है। ये 3 भागों से मिलकर के बना हुआ है। आधार भाग एक उभरा हुआ होता है, ये अंडाशय। मध्य के अंदर एक लंबी सी वर्तिका निकलती है और शीर्ष भाग पर वर्तिकाग्र है जो प्राय चिपचिपा होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है, प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक, ये पराग कण है, इसके द्वारा उत्पादित होता है नर युग्मक। अंडाशय की अंड कोशिका मादा युग्मक से जुड़ जाता है, संलयन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। जनन कोशिका की इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मन नज बनता है जिसमें नए पौधे के विकसित होने की क्षमता है। अतः पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो वह स्वपरागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होता है तो उसे परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा, जल द्वारा या प्राणीवाहक द्वारा होता है। लैंगिक जनन में होने वाली घटना, लैंगिक जनन होता है तो निषेचन होता है, निषेचन होता है यानी कि निषेचन से पूर्व की घटना, निषेचन पूर्व की घटना तथा निषेचन के बाद की घटना, निषेचन पक्ष घटना। एक लैंगिक जनन के निषेचन से पूर्व की, निषेचन से बाद की घटना। निषेचन से जो पूर्व की घटना होती है उसके अंदर युग्मक निर्माण होते हैं, युग्मक का
निर्माण होता है। फिर युग्मकों का निर्माण होगा तो फिर युग्मकों का स्थानांतरण भी होता है। युग्मकों का स्थानांतरण भी होता है। युग्मक निर्माण युग्मक जनन के कारण से होता है। युग्मक जनन होते हैं उसके कारण से होता है। जिसके अंदर एक शुक्राणु का निर्माण होता है तो वह कहलाता है शुक्र जनन, और एक अंडाणु का निर्माण होता है तो वह कहलाता है अंड जनन। शुक्र जनन और अंड जनन। युग्मक का पहला है समयुग्मक, जिसका बाह्य आकार भी समान हो, जिसका परिमाण भी समान हो। बाह्य आकार भी और उसका परिमाण भी समान हो तो वह समयुग्मक कहलाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास, डेब्रियनम, ये एक हरित शैवाल है। इस संलयन को समयुग्मक कहते हैं। दूसरे प्रकार का एक और युग्मक है जिसको कहते हैं असमयुग्मक। असमयुग्मक, इसमें बाह्य आकार तो समान होता है, बाह्य आकार समान होता है, परंतु परिमाण जो है वह असमान होता है। परिमाण जो है असमान होता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी। इसी प्रकार से तीसरा एक और होता है जिसको कहते हैं विषम युग्मक, जिसमें बाह्य आकृति असमान हो जाती है। बाह्य आकृति असमान, ये तो आपने देखा ही होगा। इस प्रकार से मतलब एक तरह से ये होती है मादा के अंदर, ये होते हैं नर के अंदर। बाह्य आकृति असमान और परिमाण भी अलग अलग होता है जैसे मानव। इसी प्रकार से इसका एक हरित शैवाल का एक उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। तो समयुग्मकी, जिसका उदाहरण क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, ये एक प्रकार हरित शैवाल। इसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी असमयुग्मक, और क्लेमाइडोमोनास कोकीफेरा। तो कौन सा जीव है जो लैंगिक जनन के विकास को बताता है? तो लैंगिक जनन के विकास को बताने वाला कौन है? तो आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास। अब युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण मादा जो है वह अचल होता है, जो भोजन का संचित करता है, भंडारण करता है। और दूसरा है नर ये होता है, ये चलायमान होता है। नर चलायमान होता है, ये स्थानांतरण करता है। जैसे कि निम्न कोटि के पादप, निम्न श्रेणी के पादप जैसे कि थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जल में इनका निषेचन होता है। ये युग्मक तैर के जाते हैं, ये चलायमान होते हैं। चलायमान, ये जल में इसके जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल है थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये जो पादप होते हैं, पादप कुछ निम्न श्रेणी के होते हैं, कुछ उच्च श्रेणी के होते हैं। तो निम्न श्रेणी के पादप थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जल के अंदर निषेचन क्रिया करते हैं। इसके जो युग्मक तैर के जाते हैं, तो ये तो हो गए चलायमान। इसी प्रकार उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म, इसके जो परागण होते हैं, इसमें जो परागण की क्रिया होती है, इसके परागण से नर व मादा युग्मक हवा के द्वारा या जल के द्वारा या जंतुओं के द्वारा, या तो हवा के द्वारा या जल के द्वारा या कोई प्राणीवाहक के द्वारा परागण होता है। तो यह अचल है। तो ये चलायमान होते हैं, ये अचल होते हैं। फिर इनमें होती है निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन या संलयन। निषेचन की प्रक्रिया के अंदर एक अंडाणु और
और